हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इंट्रोडक्शन। ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन, जो सेल्स के लिए जरूरी है, लंग्स के एल्वियोलाई से सेल्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल्स में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल्स से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू तक ब्लड द्वारा दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है। एक, एज सिंपल फिजिकल सोल्यूशन। दो, इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन। आर्टीरियल और वीनस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कंटेंट टेबल 125.1 में दिया गया है। एज सिंपल सोल्यूशन, ऑक्सीजन प्लाज्मा के पानी में घुल यानी डिसॉल्व हो जाती है और इस फिजिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही मामूली यानी नेग्लिजिबल होती है। ये प्लाज्मा के हर 100 ml में सिर्फ 0.3 ml होती है। ये ब्लड की कुल ऑक्सीजन का सिर्फ लगभग 3% बनाती है। इसका कारण प्लाज्मा की वाटर कंटेंट में ऑक्सीजन की खराब सॉल्युबिलिटी है। फिर भी मस्कुलर एक्सरसाइज जैसी कंडीशंस में टिश्यूज की ऑक्सीजन की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इस फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। इस फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा यानी 97% इसी मेथड से ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ एक फिजिकल कॉम्बिनेशन के रूप में जुड़ती है। यह सिर्फ ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीडेशन नहीं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के इस तरह के जुड़ाव के कुछ फायदे हैं। जब जरूरत हो तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से तुरंत रिलीज हो सकती है। जब भी ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जब भी ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट में मौजूद आयरन के साथ जुड़ती है। हीमोग्लोबिन के हर मॉलिक्यूल में आयरन के 4 एटम्स होते हैं। हीमोग्लोबिन का आयरन फेरस फॉर्म में मौजूद होता है। हर आयरन एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। अब आए ना लाइन पे। कॉम्बिनेशन के बाद भी आयरन फेरस फॉर्म में ही रहता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ाव को ऑक्सीजनेशन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो ऑक्सीजन की मात्रा है जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये 1.34 ml पर ग्राम होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। ब्लड में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट 15 ग्राम परसेंट होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी 1.34 ml पर ग्राम है, इसीलिए 15 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन वाले ब्लड को 20.1 ml परसेंट ऑक्सीजन कैरी करनी चाहिए, यानी 100 ml ब्लड में 20.1 ml ऑक्सीजन। लेकिन 15 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन वाला ब्लड सिर्फ 19 ml परसेंट ऑक्सीजन ही कैरी करता है। ब्लड की कैपेसिटी सिर्फ 19 ml परसेंट इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से पूरी तरह सैचुरेट नहीं होता। ये सिर्फ लगभग 95% तक ही सैचुरेट होता है। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। सैचुरेशन वो अवस्था है जब हीमोग्लोबिन और ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने में असमर्थ यानी अनेबल होता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है और इसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व द्वारा समझाया जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व वो कर्व है जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज सैचुरेशन के बीच के रिश्ते यानी रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की अफिनिटी यानी लगाव को समझाता है। आमतौर पर ब्लड में हीमोग्लोबिन सिर्फ 95% तक ही ऑक्सीजन से सैचुरेट होता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और जब पार्शियल प्रेशर कम होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज यानी छोड़ देता है। मेथड टू प्लॉट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। 10 फ्लास्क या टोनोमीटर्स लिए जाते हैं। हर एक को हीमोग्लोबिन की नोन कॉन्सेंट्रेशन वाले ब्लड की एक निश्चित मात्रा यानी नोन क्वांटिटी से भरा जाता है। हर टोनोमीटर में मौजूद ब्लड को अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स पर ऑक्सीजन से एक्सपोज किया जाता है। टोनोमीटर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर तब तक घुमाया यानी रोटेट किया जाता है जब तक ब्लड जितनी हो सके उतनी ऑक्सीजन ना ले ले। फिर ब्लड का एनालिसिस किया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन को मापा यानी मेजर किया जा सके। पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन को प्लॉट करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हासिल किया जाता है। नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एस शेप्ड या सिग्मोइड शेप्ड होता है। फिगर 12.5.1।
कर्व का निचला हिस्सा यानी लोअर पार्ट हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन यानी अलग होने को दर्शाता है। कर्व का ऊपरी हिस्सा यानी अपर पार्ट ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के आधार पर हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक यानी लेने को दर्शाता है। P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% होती है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 से 27 मिलीमीटर Hg होता है तो हीमोग्लोबिन लगभग 50% सैचुरेट होता है, यानी ब्लड में 50% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के 40 मिलीमीटर Hg पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेशन 75% होती है। जब पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर Hg होता है तो सैचुरेशन 95% हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विभिन्न फैक्टर्स की वजह से लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। शिफ्ट टू लेफ्ट हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के एक्सेप्टेंस यानी एसोसिएशन को दर्शाता है। शिफ्ट टू राइट हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन यानी अलग होने को दर्शाता है। शिफ्ट टू राइट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नीचे दी गई कंडीशंस में राइट शिफ्ट होता है। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर यानी PO2 में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर यानी PCO2 में बढ़ोतरी, बोर इफेक्ट, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी और pH में कमी यानी एसिडिटी, शरीर के तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, आरबीसी में 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट यानी DPG की अधिकता, इसे 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट यानी BPG भी कहा जाता है। DPG कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एम्डन मेयरहॉफ पाथवे में एक बाई प्रोडक्ट है। ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स के साथ जुड़ता है। मस्कुलर एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड जैसी कंडीशंस में आरबीसी में DPG बढ़ जाता है, इसीलिए कर्व काफी हद तक राइट शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट टू लेफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नीचे दी गई कंडीशंस में लेफ्ट शिफ्ट होता है। फीटल ब्लड में, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन यानी HbF की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए अडल्ट हीमोग्लोबिन यानी HbA के मुकाबले ज्यादा होती है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में कमी और pH में बढ़ोतरी यानी एल्केलिनिटी। बोर इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी को कम कर देती है। बोर इफेक्ट को क्रिश्चियन बोर ने 1904 में पॉस्टुलेट किया था। टिश्यूज में लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करती है और ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यूज में रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी को घटाती है। ये टिश्यूज को ऑक्सीजन के मजीद रिलीज होने को बढ़ावा देती है और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बोर इफेक्ट वो सभी फैक्टर्स जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करते हैं, उपरोक्त दिए गए बोर इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं। शिट! ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड द्वारा सेल्स से एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 4 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है। एज डिसॉल्व फॉर्म यानी 7%, एज कार्बोनिक एसिड यानी नेग्लिजिबल या मामूली, एज बाइकार्बोनेट यानी 63%, एज कार्बिनो कंपाउंड्स यानी 30%। एज डिसॉल्व फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज होती है और प्लाज्मा के फ्लूइड में घुलकर एक सिंपल सोल्यूशन बनाती है। प्लाज्मा के हर 100 ml में लगभग 3 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है। ये ब्लड की कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% होता है। एज कार्बोनिक एसिड प्लाज्मा में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होता है। एज बाइकार्बोनेट लगभग 63% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज में एंटर करती है। आरबीसीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। आरबीसीज के अंदर ये रिएक्शन बहुत तेज यानी वेरी रैपिड होती है, क्योंकि वहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मौजूद होता है। ये एंजाइम रिएक्शन को एक्सेलरेट यानी तेज कर देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज सिर्फ आरबीसीज के अंदर होता है, प्लाज्मा में नहीं। इसी वजह से कार्बोनिक एसिड का बनना प्लाज्मा के मुकाबले आरबीसीज में कम से कम 200 से 300 गुना ज्यादा होता है। कार्बोनिक एसिड बहुत अनस्टेबल होता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसीज में बनने वाला लगभग सारा कार्बोनिक एसिड यानी 99.9% बाइकार्बोनेट यानी HCO3- और हाइड्रोजन आयंस यानी H+ में टूट जाता है। सेल के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बाइकार्बोनेट आयन सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर प्लाज्मा में चले जाते हैं। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन आरबीसी मेम्ब्रेन के पार एक क्लोराइड आयन यानी Cl- और एक बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3- का एक्सचेंज यानी लेन देन है। इसे हार्टॉग जेकब हैम्बर्गर ने 1992 में डिस्कवर किया था।
क्लोराइड शिफ्ट तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में एंटर करती है। प्लाज्मा में बहुत सारा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl मौजूद होता है। ये सोडियम यानी Na+ और क्लोराइड यानी Cl- में टूट जाता है। जब नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट आयंस RBC से निकलकर प्लाज्मा में जाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस RBC के अंदर चले जाते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम यानी आयनिक बैलेंस बना रहे। एनाइन एक्सचेंज 1 यानी बैंड 3 प्रोटीन जो RBC मेम्ब्रेन में एक एंटीपोड पंप की तरह काम करता है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयंस के एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है। बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में सोडियम आयंस के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 बनाते हैं। इस फॉर्म में ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बोनिक एसिड से अलग हुए हाइड्रोजन आयंस यानी H+ को सेल के अंदर हीमोग्लोबिन द्वारा बफर यानी न्यूट्रलाइज किया जाता है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्लोराइड आयंस RBC से वापस प्लाज्मा में चले जाते हैं। ये लंग्स में होता है। ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने एलिमिनेशन में मदद करता है। बाइकार्बोनेट वापस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे सांस के जरिए बाहर निकालना होता है। ये नीचे दिए गए मैकेनिज्म से होता है। जब ब्लड एल्वियोलाई तक पहुंचता है तो प्लाज्मा में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है। बाइकार्बोनेट आयन RBC के अंदर मूव करता है। इस वजह से क्लोराइड आयन RBC से बाहर निकलकर प्लाज्मा में चला जाता है, जहां वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। RBC के अंदर बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकाल एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है। एज कार्बामिनो कंपाउंड्स, लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो कंपाउंड्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या कार्ब हीमोग्लोबिन बनाती है। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ मिलकर कार्बामिनो प्रोटीन्स बनाती है। इन दोनों को मिलाकर कार्बामिनो कंपाउंड्स कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन्स या हीमोग्लोबिन के साथ एक लूज बॉन्ड बनाती है, ताकि एल्वियोलाई में जहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से रिलीज हो सके। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के मुकाबले हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स की मात्रा हीमोग्लोबिन की मात्रा से लगभग आधी होती है, जिसमें टेक्निकल टर्म्स को ओरिजिनल रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में फिजिकल सोल्यूशन के रूप में और पानी, प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन में ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड के साथ जुड़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 पर डिपेंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व वो कर्व है जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर और ब्लड के साथ जुड़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्वांटिटी के बीच के रिश्ते रिलेशनशिप को दर्शाता है। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व दिखाता है कि जब PCO2 40 mmHg होता है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 48 ml% होता है। जब PCO2 48 mmHg होता है तो कंटेंट 52 ml% हो जाता है। जब पार्शियल प्रेशर लगभग 100 mmHg होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 70 ml% तक पहुंच जाता है। हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है, डिस्प्लेसेस कर देता है। इसे सबसे पहले जॉन स्कॉट हाल्डेन ने 1860 में डिस्क्राइब किया था। ब्लड में ऑक्सीजन की अधिकता एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है। कॉजेज फॉर हाल्डेन इफेक्ट। ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की वजह से हीमोग्लोबिन स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है। ये दो तरीकों से हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करता है। 1. हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिस्प्लेस हो जाती है। 2. एसिडिटी की वजह से हाइड्रोजन आयंस बड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस बाइकार्बोनेट आयंस के साथ जुड़कर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड बदले में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में रिलीज हो जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट नीचे दी गई चीजों के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। 1. ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के एल्वियोलाई में रिलीज होना। 2. ब्लड द्वारा ऑक्सीजन का अपटेक, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। इमेज कंपेयरिंग बोर इफेक्ट टिश्यूज एंड हाल्डेन इफेक्ट लंग्स। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out.